हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ नया दिन का नया करंट अफेयर्स। आज है दिनांक 19 जून 2025 एंड फिर से आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं इस चीज़ को फिर से एम्फसाइज कर दूँ कि करंट अफेयर्स का रूल ना सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए है बट एज ए सिटीजन हमारे आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड करंट अफेयर्स इसलिए भी ज़रूरी है कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने का मौका देता है। एंड ये पर्सपेक्टिव इट्स नॉट अबाउट अस ओनली, इट्स अबाउट ऑल, हमारे बारे में। तो ये मुझे जानने का मौका देता ही देता है बट हमारे आसपास की चीज़ों को अच्छी तरह से समझने का, क्रिटिकल एनालिसिस विकसित करने का, इमेजिनेशन विकसित करने का, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने का ये एक अच्छा मौका है। तो इट्स नॉट ओनली एग्जाम ओरिएंटेड thing, it's also about the society oriented thing, nation oriented thing. So I would suggest everybody to read newspaper, and if you are not reading the newspaper, please follow this analysis because it will improve your personality and understanding of the world. So start करते हैं। और आज मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि मैं हर दिन एक नए कोड से स्टार्ट करूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्लाइड्स। आज का हमारा कोट है, मे बी यू हैव टू नो मोर द डार्कनेस बिफोर यू कैन अप्रिशिएट द लाइट। यह कोट लिखी गई है मेडेलिन लेंगले के द्वारा। एंड मेडेलिन लेंगले ने इस कोट के थ्रू क्या फोकस किया है, क्या एम्फसाइज किया है, उन चीजों को समझते हैं। डार्कनेस क्या है? डार्कनेस इट्स नॉट अबाउट द रियल डार्कनेस, अंधेरा नहीं है। इट्स अबाउट द फीलिंग्स विद इन यू जो आप डिफरेंट स्टेजेस में फील करते हैं। वो एक्सटर्नल शॉक भी हो सकता है, इंटरनल शॉक भी हो सकता है। मोस्टली हम अपनी वजह से ज़्यादा दुखी होते हैं। मान के चलिए कोई आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें उनको फेल्योर फेस करना पड़ रहा है बट फेल्योर, कंसिडर फेल्योर एज ए फीडबैक। एंड फीडबैक के बेसिस पे आप उस पर वर्क करें एंड चीज़ें बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपको सफलता की शिखर पहुंचाएगी। एंड इस केस में सेल्फ टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वट एवर यू टॉक टू यू, इट विल इम्प्लीकेट, इट विल रेप्लिकेट इन योर लाइफ। तो माइंड एक पावरफुल टूल है जिसको आप, एक कोरा कागज जिसको बोलते हैं, कि आप इनको जो चीज़ इनपुट करेंगे वो चीज़ आपके लाइफ में ट्रांसमिट करेगा। सो हमेशा ट्राई करें कि अपने माइंड को, अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखने का कोशिश करें। एंड इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं, अच्छे लेक्चर का पार्ट बन सकते हैं, अच्छे एडिटोरियल्स को पढ़ सकते हैं, अच्छे एडिटोरियल के एनालिसिस सुन सकते हैं। एंड जो कि मैं कर रहा हूँ। सो सेल्फ टॉक का इम्पोर्टेंस ना केवल आपको लाइट दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है बट it's also important for being happy, and happiness is not a destination कि ये एक माउंट एवरेस्ट है और यहाँ पे पहुँच के हम रुक गए। हैप्पीनेस रुकावट नहीं है, एक कंटिन्यूस जर्नी है। एंड एवरीवन हैज टू फॉलो और pursue for the happiness, and pursuit of happiness is a far large, and it is the duty of every person in the world and try to be happy. According to the Buddha, the world is the full of sorrow, but one should try or strive for happiness by countering all those obstacles in the world. चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन कोट्स के डिस्कशन को यहीं पे विराम देता हूँ और आगे की जो हमारे करंट अफेयर्स के डिस्कशन हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पहला न्यूज़ है पॉइंटेड एंड नीडेड। Recently, you all are aware of the fact that PM has visited Canada for the G7 summit, where he met different world leaders
like Canadian Prime Minister Mark Carney, Keir Starmer, Emmanuel Macron, etc. And unfortunately, or बिकॉज ऑफ सम रीजंस, डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कंट्री में आ गए थे उस टाइम पे, मे बी सम अर्जेंसी। तो फिर एक फोन टॉक अरेंज किया गया, फोन कॉल अरेंज किया गया है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। एंड 35 मिनट के लंबे अंतराल की बातचीत के बीच जो कुछ हुआ, उनका बयान हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने दिया। एंड इन्होंने साफ साफ कहा कि देयर हैज बीन नो टॉक ऑफ ट्रेड टू मेक अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ट्रंप के जितने भी क्लेम्स थे कि ट्रेड का हवाला देके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर कराया, इन सारी बातों को these statements are rejecting। एंड इसी मीटिंग के दौरान कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को भी इम्प्रूव करने की बात की गई मार्क कार्नी द्वारा। एंड जो भी हाई कमीशंस और एम्बेसीज थे उनको रीइंस्टेट करने की भी बात की गई कनाडा और इंडिया के द्वारा। लेट्स सी what are the other discussions। The core argument, the editorial applauds PM Modi's assertive stance on the G7 summit, particularly his reiteration that India has not accepted any mediation in the past and does not accept it at present and will not accept it in future। So this shows that India's foreign policy is independent and it cannot be banned by any powers in the world, whether it is USA, whether it is United Nations or anything. India will work in its own interest and will work according to the country's interest। This highlights the India's commitment to charting its own independent course on the global stage, especially in navigating complex international relations amidst the unpredictability of the Trump era and other challenges। तो की हाइलाइट्स क्या क्या हैं इस आर्टिकल्स के, इसको समझते हैं। It notes the Modi rightly kept terrorism center stage during the G7 outreach session address, calling for the firm action from all countries। पीएम मोदी ने टेररिज्म को सेंट्रल स्टेज में रखा और सारे ही देशों से उन्होंने रिक्वेस्ट की, आग्रह किया कि टेररिज्म में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। जो कंट्री सपोर्ट्स कर रहे हैं, डायरेक्टली सपोर्टिंग द टेररिस्ट स्टेट्स are being rewarded, like Pakistan, which has been invited by the US in recent past। And yesterday there was a meeting with General Field Marshal Asim Munir with US President Donald Trump। The editorial also discusses, however, a subtle critique of the G7 joint statement on the Iran-Israel conflict, which urges de-escalation but stops short of calling for a ceasefire। It suggests that G7 missed an opportunity and showed how limited its leverage may be in pushing for the peace in the annexes time। So, आज के रिसेंट टाइम में G7 का रोल घटता जा रहा है क्योंकि इनका ग्लोबल पार्टिसिपेशन नहीं है। एंड रिलेवेंसी ऑफ इकोनॉमिक, जो टॉप इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं लाइक इंडिया, चाइना आर नॉट इन द ग्रुप, सो इनके इम्पोर्टेंस घटते जा रहे हैं। तो इस आर्टिकल का कोर थीम है कि इंडिया ने अपने नेशनल पावर को ग्लोबल स्टेज पे बहुत ही स्ट्रांगली रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। Let's move to another article।
not either or. The focus on the vulnerable ecosystem in revamped Green India mission is welcome. Improving livelihood is important. तो ये आर्टिकल जो है ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में है। एंड ग्रीन इंडिया मिशन भारत की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसीज जो थी 1988 में, उन्होंने 33% फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की बात की गई थी, बट 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें तो इट इज जस्ट अबाउट 25%, अभी भी 8% कम है। तो ग्रीन इंडिया मिशन का क्या रोल होने वाला है, आइए हम इस आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। The core argument has been given that there are challenges and objectives related to Green India Mission. The Green India Mission emphasizes that the mission success hinges on its ability to strike a delicate balance, simultaneously improving and sustaining the livelihood of the people, particularly vulnerable population, while enhancing the ecological security. और इस आर्टिकल में क्या की थीम्स दिए गए हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी को एक इंक्लूसिव रूप देना, ताकि जो भी कम्युनिटी उस एरिया में रह रहे हैं उनको नेगेटिवली इफेक्ट्स ना हो। दिस आल्सो calls for a holistic approach that moves beyond mere afforestation target to encompass broader system health and community well-being. ये सिर्फ एफोरेस्टेशन पे ना अटक कर वो कम्युनिटी वेलबींग के तरफ भी जाना चाहिए और एक ब्रॉडर इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए जहाँ की कम्युनिटी एंड जो भी पॉपुलेशंस है इकोसिस्टम में एक को एग्जिस्टेंस में रह सके, को हैबिट कर सकते हैं। The editorial also aligns the increasing focus on the climate change adaptations and mitigation strategy that are equitable and socially just. The editorial is calling for the socially just and mitigation strategy that will not only improve the afforestation targets but also the community well-being. This is all about this article. Let's move to another article. Let return. It took a while, but the British Library reinstating Oscar Wilde's Reader Pass is welcome news. It is about Oscar Wilde news. Let's see what the article has to say. The core argument given in this article as its characteristics, the reinstatement of Oscar Wilde Reader's Pass at an British library after a long period following his conviction is seen as a belated acknowledgement. It's all about acknowledgement. The key implications, इससे होगा क्या? The suggestion that the library ought to pay a fine isn't a literal demand for the money, but a rhetorical flourish. It playfully. ब्रिटिश लाइब्रेरी ने फाइन लगाया है इस पे क्योंकि ये एक मनी के बारे में ही बात नहीं कर रहा है, but it also about holding accountable on the basis of moralistic judgment and exclusion of literary giant due to the societal prejudice. The editorial champions artistic freedom, questions historical injustice, and celebrate the enduring legacy of figures like Wilde despite past persecution. एडिटोरियल फोकस कर रहा है कि जिन लोगों के साथ हिस्टोरिकली इंजस्टिस हुआ है उनको तो रिटर्न नहीं किया जा सकता है, बट हम उस चीज़ों को एक्नॉलेज करें और जो एक मॉरल
और इथिकल वे होता है, उनको वो रिकॉग्निशन मिले। सो इस आर्टिकल का यही इंपॉर्टेंस है। लेट्स मूव टू अनदर आर्टिकल। Playing with the fire. This article has been written by Sayyid Akbaruddin. He was a permanent member of United Nations few years back. The article focuses on the Iran-Israel conflict and Israel's strike on the core area of the Iran, where critical infrastructure like oil depot, nuclear facilities are there. The सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि ये जो है it will not only hit the Iran economy or Iran population, but it can create a global catastrophe. न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है, जो कि आसपास के जितने भी पीपल्स रह रहे हैं उनको भी चपेट में ला सकता है. And so the world needs to draw a red line so that the conflict get resolved by the dialogues, not the war. और अकबरुद्दीन ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जब डिप्लोमेट्स थे तो इन्होंने ईरान और इजराइल दोनों के डिप्लोमेट्स मिला. इनका कहना है कि इजराइल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट्स फॉर पीसफुल पर्पस, बट इजराइल जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, प्री एजम्पशंस को लेकर ये स्ट्राइक किए जा रहे हैं, ताकि इनको लग रहा है कि जो भी यूरेनियम इनरिचमेंट होगा इससे न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब आ जाएंगे ईरान. एंड ईरान could attack the Israel. Let's say what Akbaruddin has to say. The core argument, Akbaruddin, a former Indian diplomat, warned of catastrophic global risk of targeting nuclear facilities in the conflict zone, especially amidst a fragile energy transition. एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड में बहुत ही फ्रेजाइल है. कुछ ही कंट्रीज के पास एनर्जी रिसोर्स है, एंड एनर्जी रिसोर्स को टारगेट करने से ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी खतरा हो जाएगा, जिससे कि ऑयल प्राइसेस का दाम इंक्रीज हो जाएगा. एंड इंपोर्ट बिल बहुत सारी कंट्रीज का इंक्रीज होगी. अनदर की पॉइंट he highlights crossing more than red lines. This phrase is strongly conveys the grave dangers and the violation of international norms that such actions entails. The mention of Iran and Ukraine highlights the current geopolitical flashpoint points where nuclear safety is a pressing concern. Whether it is Russia, whether it is Israel, those countries are targeting the nuclear facilities. Russia is targeting Zaporizhia, while Iran is targeting proper nuclear facilities and critical facilities of Iran. This is all about this article. Let's move next article. Onus on the poll body. The Election Commission does not share adequate voting related information with the people that prevents a meaningful analysis of the electoral process. Jagdeep S. Chokar is a founder member of Association of Democratic Reform. Asked for the role of the Election Commission to share the data, what percentage of voting has been carried out with full transparency. Let's see what he has to say on the next slide. Jagdeep S. Chokar, now is the time to disclose the entire truth of Election Commission of India. The core argument he is building as an activist
for the full transparency of Election Commission of India regarding the electoral data and the processes. Some of the key highlights of the article is the need for the transparency. Jagdeep S. Chokar is asking for the transparency in the data processing of Election Commission of India. So he is asking to disclose all the related data regarding voting patterns and the earlier votes. Election Commission of India appointment. There is some another issue, Election Commission of India appointment. He references the Supreme Court declaration that the appointment of Chief Election Commissioners and Election Commissioners shall be done by the President of India on the basis of advice tendered by a committee consisting of Prime Minister, the leader of opposition. He notes a petition challenging the constitutionality of the law, clearly titled in favor of the executives. इनका कहना है कि जो भी लॉ बनाए गए हैं इलेक्शंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग वो एग्जीक्यूटिव को फेवर कर रहे हैं और इसी केस में इन्होंने पेंडिंग डाल रखी है पेटिशंस। और इनका एक चीज और भी कहना है कि फॉर्म 17C जो पोलिंग एजेंट कॉपीज होती है ही हाईलाइट्स अ प्रैक्टिकल इशू। In Form 17C, all the candidates do not have polling agents. Only candidates representing major political parties or who are rich themselves can afford to have polling agent. So in fact, not all candidates get copies of Form 17C. तो इनका एक चीज ये भी कहना है कि सारे political parties are not getting the Form 17C, and this is polling agent copies. So this is all about transparency and fairness. तो इनका कहना है कि 17C की कॉपी को सारे पॉलिटिकल पार्टीज वेदर दे आर कैपेबल और नॉट, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दिया जाना चाहिए। वोटर्स एक्सेस, क्रूशियली वोटर डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस फॉर्म एंड वोटर्स के पास एक्सेस नहीं है फॉर्म्स का। This restricts citizens' ability to meaningfully analyze the integrity of election process. तो सिटीजन का ट्रस्ट भी इससे जा रहा है इनके अनुसार। This is all about the issues raised by Jagdeep S. Chokar in this article. That's it. Let's move to another article. This is the article, a good old conversation. It's a tall order, but all party delegations sent to the world capital after Operation Sindoor open up space for the government and opposition to get back on talking terms. Suhas Paliskar has written this article. Let's see what Suhas has to say about this. After mounting a united front against terror, the government and the opposition can get back on the talking terms. तो इनका कहना है कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर से रिगार्डिंग डेलीगेशंस भेजने थे, जो भी वर्ल्ड को मैसेज भेजना था, वो सारा कुछ हो गया है। बट अब कोर इशू जो डोमेस्टिक इशूज है, जो इंटरनेशनल इशूज अपीयर हो रहे हैं, उन पर डिस्कशन करना जरूरी है। बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर एंड इन अपोजिशन, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्रिएटिव डिस्कशंस और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में इंगेज होना बहुत जरूरी है। Suhas Paliskar is a renowned political scientist and academic known for his inclusive analysis of Indian politics, elections and democratic institutions. His article touches upon the often contagious relationship between ruling parties and opposition parties in India. Paliskar likely uses a recent instance where
the government and opposition come together on a critical issues like counter-terrorism, national security, as a springboard to advocate for a more constructive political dialogue. He also argued if the united front can be presented on the matter of national security, then a similar spirit of cooperation can be extended to other crucial policy debates. तो जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डेलीगेशंस के बारे में बात हुई, डेलीगेशंस को भेजा गया, तो इनका कहना है कि जो चीज़ अभी हुई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, एंड इस चीज़ को बेस बनाते हुए सेवरल इश्यूज जो कि एक डिबेटेबल इशू है उन पे भी इस तरह से एक फॉर्म डेलीगेशंस बनाया जा सकता है. The column might explore the benefit of such cooperations for governance, policy making, and addressing the national challenges more effectively. और इन चीज़ों को यूज किया जा सकता है for national challenges और policy making में, rather than being admired or marred by the constant confrontation. हमेशा एक क्रिटिसिज्म पे नहीं रहना चाहिए, जबकि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए चीज़ें. He calls out to take a pragmatic approach. This is all about this article. Let's move to some news. पॉलिटिक्स के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूज़ देखते हैं. I will just go through all these news and do not explain the detail because these are just issues created nowadays, and आगे further articles इस पे आएंगे इन सारी चीज़ों पे, तो उनको हम लोग एडिटोरियल्स और एक्सप्लेन पेज का पार्ट ऑफ एक्सप्लेन पेज डिस्कस करेंगे. So I will just go through the news. The political landscape in India is quite dynamic with several key events and discussions shaping the narrative. तो सबसे पहला न्यूज़ है पॉलिटिक्स में कि असेंबली बाईपोल्स हो रहे हैं कहाँ पे. कालीघाट कोलकाता में, जहाँ पे टीएमसी सीपीआईएम, कालीगंज कोलकाता में जहाँ पे बीजेपी और टीएमसी दोनों कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं. Again, there is also a regional party assembly by polls in West Bengal and Kerala. नीलाम्बूर केरला में बाईपोल होने जा रहा है, जहाँ पे सीपीआईएम पैक्ट इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर रिजाइन कर सकती है. नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखते हैं. कांग्रेस, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, जिसके अवसर पे उन्होंने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है. यूथ को जॉब 55th बर्थडे है राहुल गांधी की, वहाँ पे जॉब दिए जाएंगे यूथ्स को. नेक्स्ट न्यूज इज महाराष्ट्र लैंग्वेज पॉलिसी. महाराष्ट्र ने हिंदी को बाय डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज कंसिडर कर लिया है. जेएनयू डेफिसिट. जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ रुपीस का डेफिसिट है. दीज आर द इशूज. जैसे कि जेएनयू में डेफिसिट हो रहा है, तो इससे क्या ऑटोनॉमी पे इफेक्ट होगा, तो ये अपकमिंग न्यूज एडिटोरियल्स हैं. यूपी कांग्रेस एंड अलायंस. यूपी कांग्रेस in charge has stated that while alliance with SP in place, they are prepared to contest all 403 seats, sending a clear message that they should not be taken for granted. तो कांग्रेस और एसपी का अलायंस जो है यूपी में है, तो उन्होंने कहा कि 403 सीट्स पे वो जा सकते हैं सीट्स के इलेक्शन के लिए. एंड next news is Assam NRC. Assam NRC is again in the news with CM
हेमंता शर्मा, विश्व शर्मा, discounting it in a pushback drive. Bihar politics, reports of Jamai Ayog son-in-law commission by the RJD. See, RJD, a notorious party in the Bihar, has considering for creating a Jamai Ayog, that is son-in-law commission. This is first time I am seeing this in context of Bihar. Political drama has been started in Bihar before the elections. Next move to the next article. International relations में कुछ article देखते हैं. Israel Iran conflict जो चल रहे हैं. This is all about this. We have read this article last 4 to 5 days. PM Modi at G7 summit. PM Modi के G7 summit के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पिछले आर्टिकल्स में, पिछले 2-3 आर्टिकल्स में. India Canada ties. Discussions are going on between India and Canada regarding transnational crime. Transnational crime पर डिस्कशन हो चुके हैं. इंडिया कनाडा के बीच में. India has reportedly compiled information on the Canada-based gangster and Khalistan terrorist for these talks, highlighting efforts to address cross-border criminal activities and security concerns. Global militarization. Next news is global militarization. सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार the global defense expenditure जो है increase किया है. This has been highest forever since Cold War. Trump statement. President Donald Trump has made controversial claims about his role in brokering peace between India, Pakistan, Egypt, Ethiopia, and his ongoing comment on Israel-Iran conflict. ट्रम्प के बारे में बताया गया कि ये एक controversial statements दे रहे हैं regarding ceasefire between different countries. Domestic news क्या क्या है देखते हैं. Weather and monsoon. Indian Meteorological Department (IMD) has issued rain alert in different parts of India. Delhi is expected to have light and shower and thunderstorm, while Odisha, Jharkhand, and parts of West Bengal are under the red alert for heavy rainfall. Karnataka is under orange alert. Delhi specific कुछ news देखते हैं. Gurgaon accident. This is Lamborghini speeding up. Property tax. The NDMC has announced a 10% rebate for a property tax paid on before June 30th. Delhi metro vandalism. Delhi metro gate पे जो भी पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, चाहे कुछ भी किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग दिल्ली मेट्रो ने एक कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है. एंड दिस इज सपोर्टेड बाय दिल्ली सीएम. क्लासरूम स्कैम का किस स्टेट से रिलेटेड है? दिल्ली के ही रिगार्डिंग है कि क्लासरूम स्कैम, क्लासरूम जो बनाने में जितना भी स्कैम तो उस पर ईडी जांच कर रही है. सोशल एंड ह्यूमन इंटरेस्ट. वुमेन्स वर्कर्स डिग्निटी. A report highlights the struggles of women construction workers in Delhi for a basic dignity, including access to toilet, underscoring persistent social issues. Family of standard student. The family of an MBBS student standard in Iran is seeking government's help, showcasing the human impact of international conflict. Noida fraud. A woman in Noida was allegedly duped for 65 lakh by her live-in partner through matrimonial website, highlighting the risk of outlining relationship and financial fraud. This is the societal issue going on. डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में, आज तो ज़्यादा समय नहीं. Some more slides are there. Let's see. The Indian economy is subject of ongoing discussion.
The inflation and growth. India's retail inflation fell to remarkably low 2.82. Retail inflation गिर रहा है 2.82. Poverty reduction. According to the recent data, poverty level has been seen a historic decline. PM Modi's leadership with higher poverty dropping 53.6% in 2011-12 to 16.4% in 2022-2023, and extreme poverty significantly reduced. This is attributed to targeted welfare schemes, rural development, and infrastructure growth. Economic outlook. India has overtaken Japan to become fourth largest economy and is projected to become the third largest soon. Trade deals. India is set to sign an interim US trade deals by July 8 before a 90 days pause end. GST collections. The GST grew by 10% in March to 1.96 lakh crore, second highest ever, indicating a robust economic activity. Real estate. The sale of 25 ultra luxury homes valued over 100 crore each. RBI emphasized India's economy is less susceptible to external headwinds. स्पोर्ट्स में इंडिया और इंग्लैंड का टूर होने जा रहा है, जहाँ पे शुभम गिल कैप्टन है एंड ऋषभ पंत इज वाइस कैप्टन. एंड एबी डिविलियर्स ने रिक्वेस्ट किया है आईसीसी बॉडीज को कि वर्ल्ड कप साइकिल जो टेस्ट के लिए होता है उनको भी 4 साल का किया जाए. हॉकी के रिगार्डिंग न्यूज है. द इंडियन मेंस हॉकी टीम staged a heroic comeback to hold Argentina to draw in Pro League. Relegation risk still looms the team. फुटबॉल में न्यूज है. टोटनहम चेयरमैन Daniel Levy has explained the shock exit of manager Ange Postecoglou. चेस में फेबियानो करवाना ने स्टेटमेंट दिया है कि मैग्नस कार्लसन डोमिनेट करना चाह रहे थे वो केस. दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स न्यूज. इंटरटेनमेंट में न्यूज आया कि आमिर खान की सितारी जमी पे जो है बहुत सारी कमाई की है, 120 करोड़ ये है. दिस इज अरुणा ईरानी कैंसर हुआ है. दीपशिका नागपाल स्ट्रगल्स. Regional cinema, the Thug Life trailer launch shock. Kamal Hassan, Trisha and Sriram Brasham stealing the spotlight. और कुछ न्यूज है देखिए. लास्ट न्यूज है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग न्यूज है. लेट्स सी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग न्यूज है. जूम Federated AI study. Zoom India and APAC heads for the discuss how they help organizations to break down the silos with their federated AI strategy. Impact of AI on thinking. A MIT study is proving the cognitive cost of AI assisted writing, questioning whether ChatGPT is making us think less. Amazon CEO on the AI and the workforce. Amazon CEO has started AI will likely shrink the company's workforce. Perplexity AI integration. Meta. This is all about the news. Axiom 4 launch delay. Axiom 4 का launch delay कर दिया गया है. Zoom का data breach. Zoom कार में data breach हुआ. This is all about today's news. WhatsApp ने अपना कमाई करना स्टार्ट कर दिया है एड्स के थ्रू. ओके, आज का न्यूज़ इतना ही है. आई थिंक कंप्लीट हो गया है. स्लाइड्स या 21 स्लाइड्स कंप्लीट हो गई. तो
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग जुड़े। हो सकता है कि मेरी एनर्जी कुछ कम दिख रही होगी लास्ट के कुछ आवर्स में। सो मैं चाहता हूँ कि जुड़ें, और आपको इस चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाले हैं, जैसे कि EPWE इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हर 4 इशू आता है हर एक महीने में, तो मैं उस चारों इशू को डिस्कस करने जा रहा हूँ हर एक मंथ का। उसके बाद DT डाउन टू अर्थ मैगजीन, इसको भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2 इशू आता है महीने में। योजना, एक इशू आता है मंथ में, इसको भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र, एक इशू आता है मंथ में, इसको भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट 3 इयर्स का इकोनॉमिक सर्वे, और उससे भी पहले का जो जो इम्पोर्टेंट बेसिस है इकोनॉमिक सर्वे में, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग का स्किल है, और जो भी प्रीलिम्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो स्ट्रेटजी है, उसको आप डिफरेंट एंगल से देख पाएंगे। और मैं यहाँ पे CSET भी लाने जा रहा हूँ, CSET भी लाने जा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट आपको सारी ही चीज़ें मिलेगी। हो सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन में स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट आई नो कि ये चीज़ें प्रोग्रेसिव है एंड चीज़ें चेंज होगी। सो माई रिक्वेस्ट इज, तो जो भी आप बेनिफिट पाना चाहते हैं, दिस इज़ द चैनल। एंड आप इन चीज़ों को, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जो मैं पढ़ के इतनी मेहनत करके आपके लिए लाता हूँ, सो आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, और इफ़ यू आर लाइकिंग माय इनिशिएटिव एंड पुट द लाइक बटन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सारी चीज़ का नोटिफिकेशन पहले ही आ जाए।